चैनल स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 चैप्टर 7 कंबशन। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स थे इनके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात कर लिया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए। चलिए आज के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। फायर कंट्रोल मतलब अगर कहीं आग लग जाती है तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसे कैसे बुझाएंगे। We have now learned that combustion takes place only if number 1 there is a combustible material and number 2 there is a continuous supply of air and number 3 the temperature of combustible material higher than its ignition temperature. So हमने पहले पढ़ा है कि combustion तभी होता है, combustion किसी फ्यूल का तभी होता है जब वहाँ पे कोई फ्यूल हो, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है कि उसे कंटिन्यूअस मतलब लगातार ऑक्सीजन मिलता रहे। और तीसरा होता है कि उसका जो टेम्परेचर मतलब जो फ्यूल का टेम्परेचर हो उसका इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इफ़ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड कंबशन विल नॉट टेक प्लेस। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन फायर फाइटिंग। सो अगर इस ऊपर जितने भी कंडीशन लिखे हुए हैं अगर उनमें से एक भी कंडीशन नहीं होती है, मतलब एक भी कंडीशन मिसिंग होती है, तो कंबशन नहीं हो सकता किसी फ्यूल का। और यही प्रिंसिपल मतलब यही जो सिद्धांत है वो फायर फाइटर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ सम combustible material which catches fire. We must take precautions so that the relevant combustible substances does not get heated up to its ignition temperature. अगर कहीं भी किसी भी टाइप की आग लगती है तो उसमें जो combustible material होता है मतलब जो फ्यूल होता है उसमें आग लगती है। इसलिए हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फ्यूल है, अगर हम कहीं फ्यूल स्टोर करके रख रहे हैं तो उसे इतना हीट ना होने दें कि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर को पार कर जाए और उसमें आग लग जाए। प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशंस हैव हाईली combustible substances like petrol, diesel, etc. No one should be allowed to make any burning material within the premises of such places. पेट्रोल स्टेशन जो होते हैं उसमें बहुत सारे combustible substances होते हैं, जैसे कि पेट्रोल होता है, डीजल होता है। इसलिए किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि कोई भी जलती हुई चीज़ को वो उस तरीके की जगह पे लेके जाए। इवन अ बर्निंग मैचस्टिक कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स। द सेम प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन एलपीजी गोडाउन्स, फायर क्रैकर फैक्ट्रीज। एक जलती माचिस की तीली भी जो पेट्रोल होता है उसमें आग लगा सकती है। जो सेम प्रिकॉशन मतलब ऐसे ही प्रिकॉशंस एलपीजी गोडाउन मतलब जहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस स्टोर होता है वहाँ पे, फायर क्रैकर्स मतलब जहाँ पटाखे बनते हैं वहाँ पे, या फिर जहाँ गोला बारूद रखा जाता है, और हमारे घरों पे भी ऐसे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू टेक केयर वाइल यूजिंग अ बर्निंग कैंडल इन द हाउस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पावर फेलियर। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में अगर घर पे बिजली सप्लाई मतलब बिजली की सप्लाई कट जाती है तो आपको एक जलते हुए कैंडल को मतलब अच्छे से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कहीं भी गिर जाती है तो घर में आग लगने की संभावना होती है। A fire that has started can be extinguished by either cutting off the supply of air or by lowering the temperature of the combustible substance below its ignition temperature. अगर कोई भी आग जो कि लग चुकी हो वो दो तरह से उसे बुझाया जा सकता है, या तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर सकते हैं या फिर जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल if the clothes of a person catch fire, the person should be immediately wrapped in a thick blanket. This will cut off the supply of air and the fire will stop die down. जैसा कि एक एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी इंसान के कपड़े में आग लग जाए तो उस इंसान को जल्दी से एक मोटे रजाई में उसे लपेट देना चाहिए। इससे जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है फायर को वो रुक जाएगा, इसीलिए जो आग भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बुझ जाएगा। सैंड कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन केस ऑफ फायर प्रोड्यूस बाय केरोसिन और पेट्रोल। जो सैंड होता है उसका यूज़ अगर कोई आग केरोसिन या पेट्रोल से लगी हो तो सैंड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन का सप्लाई उससे फ्यूल से कट कर देता है मतलब ख़त्म कर देता है। वाटर कैन ऑल्सो बी poured over the burning material to lower its temperature below its ignition temperature. और
वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी फ्यूल का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम करना हो। हाउएवर, वाटर शुड नॉट बी यूज्ड to extinguish fire caused by electric short circuits. This can cause dangerous electric shocks. लेकिन तब भी जो वाटर होता है, मतलब जो पानी होता है, उसका इस्तेमाल ऐसे आग को बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हो, क्योंकि जो पर्सन ऐसा कर रहा होता है उसे बहुत तेज़ बिजली का झटका लग सकता है। A fire caused by oil or gas needs to be extinguished by using a carbon dioxide fire extinguisher. अगर कोई फायर मतलब अगर कोई आग है जो कि तेल या गैस से लगी हो तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंगाइज़र मतलब वो एक मटेरियल होता है उससे बुझानी चाहिए। What happens when there is incomplete combustion? अगर इनकम्प्लीट मतलब अधूरा कंबशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? नंबर 1, a part of the unburnt carbon passes into the atmosphere in the form of soot. This not only wastes the fuel but also pollutes the atmosphere. तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसके दौरान सबसे पहला चीज़ ये होता है कि जो कार्बन पार्टिकल्स ठीक से नहीं जले होते हैं वो एटमॉस्फेयर में सूट के रूप में जाते हैं। सूट एक नेम है यहाँ पे, और ये फ्यूल की बर्बादी तो करते ही हैं और इसके अलावा एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूट करते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं। नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस एंड कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इट मे ऑल्सो प्रूव टू बी फैटल। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है वो फॉर्म होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला गैस होता है और जो कि लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ये गैस बहुत जानलेवा भी हो सकती है। फ्लेम, सो इसका मतलब हुआ कि जितना भी एरिया में जो गैसेस होती हैं वो जलती हैं तो उसे ही फ्लेम कहते हैं। जैसा कि अगर हम कोई पेपर का पीस जलाते हैं या फिर कोई मोमबत्ती जलाते हैं तो एक फ्लेम निकलती है। On observing the flame of a lighted candle carefully, we find that it has 3 zones. जब हम किसी मोमबत्ती के जो फ्लेम होता है उसे ध्यान से देखें तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इनरमोस्ट जोन, सो इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको वैक्स वेपर समझना पड़ेगा। जब भी वैक्स को हम लोग हीट करते हैं तो वैक्स वेपर प्रोड्यूस होता है, जैसे हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है। So, number 1, innermost zone. This zone consists of unburned wax vapor given off by the molten wax. It is the coldest part of the flame. So, जो innermost part होता है, मतलब ये जो black color का part है वो innermost part है flame का, जिसमें जो unburnt wax vapor होता है, मतलब जो ठीक से मतलब जो wax vapor जला नहीं होता है वो यहाँ प्रोड्यूस होता है, और ये फ्लेम का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे ठंडा हिस्सा होता है। Number 2, middle zone or luminous zone. In this zone, partial combustion of wax vapors takes place with the liberation of a lot of energy. जो मिडल जोन होता है, मिडल जोन मतलब वो जोन जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है फ्लेम में वो उसका मिडल जोन है। इसमें इस जोन में जो होता है उसमें पार्शियल कंबशन होता है, मतलब आधा अधूरा कंबशन होता है वैक्स वेपर का, जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। ये जो एनर्जी होती है वो वैक्स वेपर को कार्बन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है। दिस जोन ऑफ द फ्लेम इज़ हॉटर देन द डार्क इनर जोन, इट इज़ येलो इन कलर। ये जो जोन होता है वो इनरमोस्ट जोन से थोड़ा गर्म होता है और इसका कलर येलो होता है। नंबर 3, आउटरमोस्ट जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन, सबसे बाहरी हिस्सा या फिर वो हिस्सा जो कि लाइट एमिट नहीं कर रहा हो। It is a zone of a complete combustion of wax vapor and carbon particles. ये जो जोन होता है इसमें कंबशन पूरा हो जाता है वैक्स वेपर और कार्बन पार्टिकल्स का। जो भी ऑक्सीजन फ्लेम के आसपास जो होता है ऑक्सीजन वो अनबर्न्ड मतलब जो भी वैक्स वेपर और कार्बन पार्टिकल जो ठीक से जले नहीं होते हैं वो उन्हें जो ऑक्सीजन होता है उन्हें पूरी तरीके से जला देता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है।
इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। और ये जो पार्ट होता है, ये नॉन ल्यूमिनस या फिर जो आउटर जोन होता है, वो फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर्स इन द इनरमोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे ताकि हम दिखा सकें कि जो वैक्स वेपर होते हैं वो कैंडल के सबसे इनर मोस्ट जोन में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिविटी 4, इसमें आपको एक कैंडल लेना है मीडियम साइज़ का, उसे टेबल पे रखना है। उसके बाद आपको उस कैंडल में आग लगानी है। जब उसका जो कैंडल का जो फ्लेम होता है वो हिलना बंद हो जाए या फिर फ्लिकर करना बंद हो जाए, तो एक पतला सा ग्लास का ट्यूब उसके इनर पार्ट में ले जाना है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। आप ये नोटिस करेंगे कि जो ग्लास ट्यूब है उसमें ग्रे और वाइट कलर के वेपर्स आ जाते हैं, जो कि ग्लास ट्यूब के दूसरे साइड से बाहर निकलने लगते हैं। अब एक जलती हुई माचिस की तीली आपको ग्लास ट्यूब के दूसरे साइड के ग्लास ट्यूब के माउथ पे ले जाना है एंड पे, और आपको ये पता चलेगा, मतलब आप ये देखेंगे कि जो वेपर है, मतलब जो वेपर फ्लेम के इनरमोस्ट पार्ट से जो निकला था वेपर, उसमें आग लग जाती है और वो जैसा कैंडल फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा था वैसा ही ये पार्ट भी, ये वेपर का पार्ट भी वैसे ही फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। दिस शोज दैट वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन द इनरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। और इस एक्टिविटी से साबित हो जाता है कि जो वैक्स वेपर्स होते हैं वो कैंडल के इनरमोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। Let us next perform an activity to show that luminous zone of the candle flame contains unburnt carbon particles of iron। और अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जो ल्यूमिनस जोन होता है, मतलब कैंडल का वो जोन जो कि लाइट एमिट करता है, मतलब मिडल जोन, वो उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। एक्टिविटी 5, इसमें आपको एक कैंडल लेना है, उसे टेबल पर रखना है और उसमें उसको जलाना है। और उसके बाद आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है या फिर ग्लास शीट भी कह सकते हैं उसको। आपको एक ग्लास शीट लेना है और उसे जो मिडल पार्ट है फ्लेम का उसके ऊपर रखना है। उसे टोंग्स की हेल्प से पकड़े रहना है। यहाँ पे टोंग्स का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। और आपको ऐसे पोजीशन लगभग 40 सेकंड्स के लिए रखनी है। उसके बाद आपको उसके ऊपर से वो ग्लास स्लाइड हटा देना है। आप ये देखेंगे कि जो ग्लास स्लाइड था उसके ऊपर एक ब्लैक और ग्रे कलर की एक रिंग बन गई है, मतलब गोल सर्कुलर शेप बन चुका है उसके ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर। लेकिन जो मिडल पार्ट है वैसा, वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं बना है। जो ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है फिगर में, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, मतलब जो कार्बन पार्टिकल्स नहीं जले थे, जो कि ल्यूमिनस जोन में पाए जाते हैं, वो यहाँ पे ब्लैक कलर के फॉर्म में ब्लैक और ग्रे कलर के रिंग में प्रोड्यूस हुए हैं इस ग्लास स्लाइड पे। जो सेंटर है उसका रिंग का, वहाँ पे कोई भी कार्बन पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट था ये फ्लेम के इनर मोस्ट पार्ट में था। मतलब ये जो ग्लास स्लाइड का ये जो हिस्सा था वो फ्लेम के इनर मोस्ट साइड में था, इस जहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट द नॉन-ल्यूमिनस आउटर जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जो कि ये बताता है कि जो नॉन-ल्यूमिनस, मतलब कैंडल का फ्लेम का वो हिस्सा जो कि लाइट एमिट नहीं करता है, वो कैंडल का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे आपको एक पतली और लंबी कॉपर वायर को लेना है और उसे कैंडल के ऊपर रखना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसा पोजीशन था आपको लगभग 30 सेकेंड्स के लिए रखना है। आप लोग ये नोटिस करेंगे कि जो कॉपर वायर था वो मतलब वो गर्म हो जाता है और उसका रेड कलर सामने आता है जब वो नॉन ल्यूमिनस पार्ट में था। मतलब जो आउटर मोस्ट पार्ट में था जब कॉपर वायर, तो वो रेड कलर में प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब रेड कलर में चेंज हो जाता है। और लेकिन जैसे हम लोग इसे ल्यूमिनस पार्ट में ले जाएंगे, मतलब जब हम इसे मिडल पार्ट में ले जाते हैं फ्लेम के, तब वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट द आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट जोन। और इस ऑब्जर्वेशन से, मतलब इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल जाता है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है,
मतलब जो जोन लाइट एमिट नहीं करता है फ्लेम का, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है एक फ्लेम का। फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में अब हमें डिस्कस करना है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कम्प्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि अगर हम किसी भी फ्यूल को, कोई भी फ्यूल ले लीजिए, जब उसका कंप्लीट बर्निंग होता है 1 किलो किसी भी फ्यूल के कंप्लीट बर्निंग को, जो कि प्योर ऑक्सीजन में हो, मतलब उसमें किसी दूसरे गैस की मिलावट ना हो, उसे ही कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल का कहते हैं। अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। एक फ्यूल जो कि 1 किलो जलाने पर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। द मोर द कैलोरीफिक वैल्यू द बेटर इज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल। जितना कैलोरीफिक वैल्यू इसका ज़्यादा होगा किसी भी फ्यूल का, उतना ही ज़्यादा वो यूज़फुल होगा। कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस इन किलो जूल्स पर किलोग्राम, केजे पर केजी। जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसका एसआई यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। मतलब अगर कोई फ्यूल, मतलब एक अच्छे फ्यूल की क्या खासियत होती है। अ गुड फ्यूल शुड बी चीप, रीडली अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो कि बहुत सस्ता हो, बहुत ईजीली कहीं भी मिल जाए, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाना होता है, वो भी बहुत आसान हो। नंबर 2, बी ईजी टू स्टोर। उसे बहुत ईजीली हम स्टोर भी कर सकते हैं। हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, वो भी बहुत ज़्यादा हो। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग। और उसके जलने के बाद वो कोई हार्मफुल गैस, मतलब नुकसानदायक कोई भी गैस प्रोड्यूस ना करे। हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, हाउएवर दिस शुड नॉट बी लो और अराउंड द रूम टेम्परेचर। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लेकिन अब इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि उसको रूम टेम्परेचर पे रखते ही उसमें आग लग सकती हो। अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन। और उसका जो कंबशन हो वो पूरी तरीके से हो, मतलब कंप्लीट हो जाए और उसे आराम से कंट्रोल भी किया जा सके। अमॉन्ग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल्स इन द गैसियस स्टेट आर जनरली द बेस्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजंस लिस्टेड हियर। जितने भी टाइप के फिजिकल स्टेट्स होते हैं फ्यूल के, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें जो गैस फ्यूल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसके रीजंस कुछ यहाँ नीचे दिए हुए हैं। नंबर 1, gaseous fuels are supplied in cylinders or through pipeline, hence their transportation cost gets lower. जो gaseous fuels होते हैं वो जो सिलेंडर्स के थ्रू उन्हें सप्लाई किया जाता है या फिर पाइपलाइन के थ्रू, मतलब पाइप सिस्टम के थ्रू, इसलिए उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, उसका जो कॉस्ट होता है, मतलब जो उसके लिए पैसे लगते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। Number 2, gaseous fuels release large amount of energy. They also do not leave behind any ash or solid residue on combustion. जो gaseous fuels होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उनके जलने के बाद कोई भी राख या फिर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। Number 3, gaseous fuels produce least amount of harmful gases as compared to solid and liquid gases. सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स, जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब नुकसानदायक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं अगर हम इनका कंपैरिजन करें सॉलिड या लिक्विड फ्यूल्स से। तो नंबर 4, गैसियस फ्यूल्स कैन बी ईजिली इग्नाइटेड इवन विद अ स्मॉल स्पार्क. देयर रेट ऑफ कंबशन कैन ऑल्सो बी ईजिली कंट्रोलेबल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व. जो गैसेस फ्यूल्स होता है उससे बहुत एक छोटी सी चिंगारी से भी उसे जलाया जा सकता है, और उसका जो कंबशन होता है, उसका कंबशन का जो रेट होता है वो उसे भी हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं एक कंट्रोल वाल्व की मदद से। जैसा कि आप लोगों ने चूल्हे में देखा होगा, चूल्हे में कंट्रोल वाल्व लगा होता है जिसकी वजह से हम लोग कंबशन, जो एलपीजी का जो कंबशन होता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स।
जो फ्यूल्स होते हैं उनके नुकसानदायक जो भी इफ़ेक्ट होते हैं। इंक्रीज फ्यूल कंबशन कंजम्पशन हैज़ लेड टू हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। जो फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसने जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत बुरा असर डाला है। नंबर 1, fuels like wood, coal and petroleum products release unburned carbon particles. These carbon particles of smoke or ash get suspended in the air. फ्यूल्स जैसे वुड लकड़ी हो गया, कोयला हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे पेट्रोल डीजल, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये कार्बन पार्टिकल्स स्मोक या ऐश के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं और इन्हें ये एयर में ऐसे खुले छोड़ दिए जाते हैं। ऐश मतलब यहाँ राख बताया गया है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द एयर कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। और अगर इन सारी चीज़ों का एक्सेसिव अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट एयर में रिलीज़ कर दिया जाए तो ये सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रोड्यूस करते हैं। इन विंटर दिस पार्टिकल्स प्रोड्यूस स्मॉग विच इज़ वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। यही जो चीज़ें होती हैं मतलब जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होता है यही स्मॉग प्रोड्यूस करता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जो कि विंटर में प्रोड्यूस होता है। नंबर 2, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब कार्बन फ्यूल्स का कंबशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। लार्ज अमाउंट्स ऑफ इट कैन प्रूव फैटल। ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला गैस होता है। इसका छोटा सा भी अमाउंट एयर में रिलीज़ कर दिया जाए तो जो भी इसे इनहेल करता है उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर होती हैं। और अगर इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लिया जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। नंबर 3, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। बहुत सारे फ्यूल्स का अगर हम लोग कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कैन ट्रैप हीट एनर्जी विच कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए तो वो जो हीट एनर्जी होता है वो हीट एनर्जी अर्थ में ही ट्रैप कर लेता है और इससे जो अर्थ का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग और इसे ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स विच इन टर्न कैन लीड टू अ राइज इन द सी लेवल कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। इसका ग्लोबल वार्मिंग का ये रिज़ल्ट होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने लगते हैं जो कि सी लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्री एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बाढ़ आती है। नंबर 4, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस। तो नंबर 4 है कि जो कोल और डीजल होता है उन्हें जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है जो कि एक ऐसा गैस है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इट ऑल्सो डिजॉल्व्स इन वाटर वेपर टू प्रोड्यूस सल्फरिक एसिड। ये वाटर वेपर में घुल के सल्फरिक एसिड बनाता है। व्हेन इट रेन्स द एसिड दस प्रोड्यूस कैन डैमेज बिल्डिंग्स, प्लांट्स, ट्रीज। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर यही जब बारिश बन के नीचे आता है तो ये जो एसिड होता है ये बिल्डिंग्स को, प्लांट्स और ट्रीज़, ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जो डीजल और पेट्रोल का यूज़ होता है फ्यूल के रूप में गाड़ी चलाने में तो उन्हें CNG मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से उन्हें एक्सचेंज किया जा रहा है। मतलब डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने की कोशिश की जा रही है। This is because CNG produces less harmful products and is therefore a more eco-friendly and cleaner fuel. CNG का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो CNG होता है वो बहुत कम नुकसानदायक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है कंबशन के बाद
और इसलिए इसे ज़्यादा इको फ्रेंडली और ज़्यादा साफ फ्यूल समझा जाता है। सो गाइज़, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।